बेटा अब अपनी आरटीपी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हो गए थे मई 24 के, बिल्कुल हो गए थे सर। अब सर इसी आरटीपी के एमसीक्यू करने हैं। अब देखो मैं आपको एमसीक्यू में पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैंने नहीं बताया हो सकता है मैं भूल गया हूँ, हो सकता है आप भूल गए हो, कोई बात नहीं। कोई भी भूला, मैं भूला, आप भूला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है बेटा कि अगर आरटीपी का क्वेश्चन है या किसी का भी क्वेश्चन है और एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो आप थंब रूल बना लो, अब थंब रूल बना लो कि हम पहले केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे। केस स्टडी वाली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर ही लो। केस स्टडी में हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे कि क्वेश्चंस हमसे क्या पूछ रहे हैं, फिर हम केस स्टडी पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन जल्दी होता है। अभी हम पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो ये वाली तो बात हो गई ना, ये तो पता नहीं कि लक्ष्य क्या है, निशाना कहाँ साधना है, बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाती है। अभी अभी मैं इसकी केस स्टडी पढ़ाऊंगा, 1.5 पन्ने की केस स्टडी है, पेपर में आएगी 2.5 पन्नों की, वो इतना बड़ा फॉन्ट से जाता है 14 नंबर का, 16 नंबर का। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और ये मान के चलो कि पहला क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का कुछ आएगा, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। क्वेश्चन है पूरा पढ़ेंगे, देखते हैं। चाहते क्या है पहले, अरे बाप रे, देख रहे हो लिखे जा रहा है, कौन इसने उसको ऐसे वैसे फलाना, पता नहीं क्या क्या कर डाला एक ही सवाल में है। घबराना नहीं है, कर लेंगे हम, वी कैन डू इट। फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग हो रही है साहब कमर्शियल स्पेस की, क्या हो रही है, रेंटिंग हो रही होगी, पढ़ के देखेंगे। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स, तो एक तो रेट ऑफ टैक्स निकालनी है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे, बीच में कहीं पे भी रेंटिंग ऑफ क्या आया, कमर्शियल स्पेस आया, कहीं पर भी अगर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस आया, तो अपन पहले ये वाला सवाल कर लेंगे, वहीं के वहीं, देन एंड देयर। और क्या चाहता है, ऑप्शन मत पढ़ने बैठ जाना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। बेवकूफो, आओ, कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड की वैल्यू ऑफ सप्लाई भी निकालनी है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो रेट ऑफ जीएसटी निकालने का है, ये क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का है। विद रिस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, जीएसटी पेबल्स निकालना है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं प्रैक्टिकली, क्वेश्चन हालांकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। अगर कोई भी एमसीक्यू आए, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, अगर जीएसटी पेपर निकालने का आ रहा है, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट लगेगा। वो जीएसटी निकालने के लिए इसीलिए बोलता है ताकि पहले तो बच्चा ये गैस करे कि उसमें सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या ईजीएसटी, प्लस कहीं भी जीएसटी पेपर निकालने बोल रहा है तो आपसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी करवा सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा होटल अकोमोडेशन है, तो होटल अकोमोडेशन में तो ऐसे कहीं आरसीएम था नहीं, बट मैं ये ध्यान रखने वाली बातें बोल रहा हूँ। अगर जीएसटी पेपर निकाले बोलेगा ना, तो कहीं ना कहीं होटल अकोमोडेशन, सॉरी, कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई और आरसीएम पे दिमाग लगाना पड़ेगा। एक है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट with regard to availability of ITC to ABC Limited in respect of GST paid on procurement of goods meant for purpose of CSR, corporate social responsibility। कुछ आ रहा है? अरे वाह, मेरे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैंने अच्छा पढ़ाया। चलो, सही जवाब दिया बेटा ऑफलाइन वालों में 2-3 बच्चों ने, लेकिन मैं तो खैर कराऊंगा तभी बताऊंगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरे को देखते ही समझ में आ गया उस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्या करूंगा उसमें केस स्टडी में, मतलब हालांकि मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन हमको पता है सीएसआर के लिए जो कुछ काम आते हैं उसका आईटीसी ब्लॉक है, क्या करना है ऊपर का केस स्टडी पढ़ के। तो आइडियली तो मेरे पास सीधे आंसर में टिक्की मारनी चाहिए, पर चलो तुम्हारी दिल की संतुष्टि और खुशी के लिए एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। नहीं तो मैं सच बताऊं, तभी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई आईटीसी बताना है, अमाउंट ऑफ रिलेटेड इज नॉट अवेलेबल, is available, extent of 50% मिलेगा, available, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ब्लॉक है आईटीसी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेगा,
क्या करेगा केस स्टडी, सोचो हुआ फायदा करने का। अब मेरा टाइम बच गया पेपर में, तो अपन क्या बोलेंगे, एज पर सेक्शन 17। अब ये तो थ्योरी क्वेश्चन है नहीं, तो चलो पेपर में कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं। अपन क्या बोलेंगे, एज पर सेक्शन 17(5) where goods or services are obtained for the purpose of CSR, ITC will be blocked on the same. Therefore, no ITC is available in the given case. अगर यही क्वेश्चन थ्योरी में आता तो समझ गए क्या, बताओ, समझ में आ गया। चलो एक एमसीक्यू मुझे कम करना है, सच बता रहा हूं, ये हालांकि मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये आला एमसीक्यू भी करने की जरूरत नहीं है। Which of the following option is correct with regard to advice given by GST officer in respect of auditing? तो कोई जीएसटी ऑफिसर होगा, उसने ऑडिट पर कोई एडवाइस दी होगी, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब जीएसटी ऑफिसर ने एडवाइस क्या दी, वो पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे मोटा मोटी याद है, अभी मेरे को पहले तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस पे रेट ऑफ टैक्स बतानी है, ठीक है। पढ़ते हैं। ABC Limited has its manufacturing unit in state of राजस्थान। ये सब थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, इससे इंट्रा और इंटर का पता चलता है और प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्दर इट हैज एंसिलरी यूनिट्स इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात and is registered in each of these states. Moreover, ABC Limited owns and operates a hotel in Udaipur, Rajasthan. In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space. Commercial space की ही तो पहला सवाल था। पहला सवाल क्या था? For the transaction relating to renting of commercial space. तो कर लेंगे अभी पहला वाला क्वेश्चन। निकालना क्या, वहां पे रेट ऑफ टैक्स निकालनी है ना। In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50,000। रेंट आउट किया हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन को ABC लिमिटेड ने। तो ABC लिमिटेड सप्लायर है, रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है, और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस है। तो एग्जेम्पशन तो नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करते थे तो एग्जेम्पशन मिलता था, वरना नहीं मिलता था। द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमाइसेस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ABC लिमिटेड। इन परसुएंस ऑफ द सेम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ABC लिमिटेड incurred certain expenses on purchase of maintenance related material। ABC ने कुछ मटेरियल मेंटेनेंस जो भी होगी ना बिल्डिंग की, उसके लिए लिया। The said expenses are recoverable from tenant along with invoice for the rent। मतलब टेनेंट से आप दो चीजें ले रहे हो। टेनेंट कौन है? ये रेंट प्लस मटेरियल, सही बात है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेंट ले रहे हैं यानी सर्विस, मटेरियल ले रहे हैं यानी गुड्स। रेंट का पैसा भी ले रहे हैं, मटेरियल का पैसा भी ले रहे हैं, यानी दो चीजें एक साथ सप्लाई हो रही हैं। तब या तो ये नेचुरल बंडल होगा तो कंपोजिट सप्लाई, और नेचुरली बंडल नहीं होगा, आर्टिफिशियली बंडल्ड होगा तो मिक्स सप्लाई। सही बात है। अब सर देखो, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जहां आपको पता होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग मेरी है तो बिल्डिंग के खर्चे मैं ही करूंगा, ओनर ही करेगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में बिल्डिंग पे किया गया खर्चा कभी भी टेनेंट से वसूला नहीं जाता, नहीं तो हम रेंट किस बात का ले रहे हैं। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि रेंट तो चलो आपने टेनेंट से ले लिया, कि मटेरियल का खर्चा भी आप टेनेंट से ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे इसे मिक्स सप्लाई मानना चाहिए। अब मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि अगर दोनों आर्टिकल्स या तीनों आर्टिकल्स पे अलग अलग रेट है, तो जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है वो फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन मटेरियल इज 5%। तो मटेरियल की रेट ऑफ टैक्स तो दे दी इन्होंने 5%, ठीक है। अब नीचे नीचे क्वेश्चन में अगर अपन पढ़ते हैं
तो लास्ट में होती है हमेशा जीएसटी की रेट, हमेशा रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज 18% अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। तो भैया अदरवाइज मेंशन थी ना मटेरियल के लिए, तो मटेरियल पे तो 5 है, रेंट पे 18 है। तो अब क्योंकि हमने मिक्स सप्लाई माना है तो पूरे ट्रांजैक्शन पे जीएसटी का रेट लगेगा 18%। और यही हमारा पहला क्वेश्चन है। आप जब ये क्वेश्चन थ्योरी में आएगा तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा कि इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस बीइंग नॉट अ नेचुरल बंडल। तो आप बोलोगे दिस इज नॉट अ नेचुरल बंडल सो इट विल बी टैक्सेबल एट द हाईएस्ट पॉसिबल रेट व्हिच इज 18%। ठीक है, कोई डाउट? अब मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो मुझे रीड करने पड़ेंगे। आई डोंट नो कौन सा ऑप्शन है। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिलेटेड टू रिकवरी शैल बी 18%। ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, लेकिन बच्चे में 3 पढ़ो, हड़बड़ाहट मत करो। मुझे नहीं पता अभी ये आंसर सही है गलत है। बी, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट शैल बी 18% एंड मटेरियल शैल बी 5%। रॉन्ग। अलग अलग तो लग ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के लिए कंबाइंड पैसा ले रहे हैं। आगे बोल रहा है नो जीएसटी शैल बी चार्ज। क्यों नहीं चार्ज होगी भाई? होगी, गलत है। The rate of GST on rent and maintenance material will be 5%. कैसे होगी भैया 5%? Highest rate of tax लेनी है. So the correct answer would be the rate of GST on rent and maintenance material related to recovery shall be 18%. मैंने इसको mix supply माना है और उसको मानते हुए मैंने highest rate ली है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। परचेज तो करेगा ही ना बेटा, ऊपर से थोड़ी लाएगा ताजमहल से। परचेज तो करेगा ही ना। मैं आपको अगर किताबें दे रहा हूं तो मैंने अपने घर में थोड़ी बनाई है, प्रिंट करके ही तो आपको दे रहा हूं। वो तो ट्रेडर है, माल लाया आगे दे दिया, उसमें क्या हुआ? परचेज से क्या फर्क पड़ रहा है बताओ आप मेरे को? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर ABC Limited agreed to provide hotel to Mr. X for business conference to be held at Udaipur. Business conference Udaipur. पता नहीं, मैं तो ऐसी बाल को जा रहा था, पता नहीं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मतलब इवेंट हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई में कुछ ऐसा पढ़ा याद आ रहा है मुझे कि अगर कोई इवेंट या सेमिनार या कुछ भी होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाती है जहां पे वो होटल यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पे इवेंट हुआ, जहां पर एक्चुअल में इवेंट कराया जाता है। यही है, यही है। अरे भाई, इवेंट या सेमिनार होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां मानते हैं ना जहां एक्चुअल में इवेंट हुआ। सही बात है या नहीं है? बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? चलो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ उदयपुर है, लिख देता हूं। काम आएगी नहीं आएगी क्वेश्चन में वो बात की बात है, पर मेरे हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर है और उदयपुर नहीं बोलने से बेटर है राजस्थान बोलना। डन। अच्छा, अब बाकी दिमाग बाद में लगाएंगे। सिंपल याद रखो, जहां इवेंट हेल्ड होता है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। सिंपल मैथ्स। Mr. X is an unregistered person residing in Maharashtra. ठीक, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है। सप्लायर कौन है? ABC लिमिटेड। रिसिपिएंट कौन है? मिस्टर एक्स। समझ गए क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखो ना बेटा नोट्स में है, इवेंट जहां हेल्ड होता है। अच्छा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, पर अभी रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हमें महाराष्ट्र से मतलब नहीं है। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है तो जो भी इवेंट होता है वहां पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है यानी B2C सप्लाई है, तो B2C सप्लाई में द प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये पता नहीं मुझे काम आएगी नहीं आएगी, पर मैंने निकाल लिया।
एबीसी लिमिटेड मेड अ सप्लाई ऑफ मशीनरी। अब ये काम आएगा क्योंकि अपने पास एक क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का। एबीसी लिमिटेड मेड अ सप्लाई ऑफ मशीनरी इन द मंथ ऑफ जून, डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलोज। बेस प्राइस ऑफ मशीन बिफोर टीसीएस, बिफोर टीसीएस, टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आता है, हमने पढ़ा है सर्कुलर एस पे 45। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ गए? इट रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 3500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली। क्या होता था नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती थी? तो अगर सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट से मिली है और रिलेटेड टू प्राइस है, लिंक्ड टू द प्राइस है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता था। याद आया भाई? इंक्लूजन में तो है सब्सिडी। भाई सब्सिडी अगर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी से मिली और इन रिलेशन टू सप्लाई मिली है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होती है। पता है अपने को? पढ़ते हैं अभी तो सवाल मुझे पता नहीं। फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सब्सिडी वाज लिंक्ड टू यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड। बोले एनर्जी सेव हो रही है इसलिए सब्सिडी दे रहे हैं, यानी नॉट लिंक्ड टू प्राइसेस। क्लियर है? क्लियर है? एंड नॉट अफोर्सेड मशीनरी। कोई प्रॉब्लम? तो अभी तो सब्सिडी अपने को इंक्लूड करनी नहीं है, ऐड कब करते? वैल्यू ऑफ सप्लाई से लिंक्ड होती। लिंक तो है नहीं, तो बस हमने मशीन कितने में बेच दी? 45,000 में। तो यही हमारी होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर क्वेश्चन बोलता हाँ जी, तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर सब्सिडी लिंक्ड टू प्राइसेस होती तो मैं इसको ऐड करके 45,000 प्लस 3500 48,500 कर देता। टीसीएस तो आता ही नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब ये सब्सिडी लिंक्ड टू प्राइस नहीं है तो ये भी नहीं आएगी। समझ गए क्यों नहीं ले रहा? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 45,000। अब याद करो एक क्वेश्चन था ना वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, कौन सा था? फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड है, तो इसका आंसर 45 है। अब सोचो मैं कोई ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं जिसमें 45 हुआ वो मैं टिक कर दूंगा। एक ही ऑप्शन में खत्म हो गया काम। ओह सॉरी, डन। बोलो आया? अरे आया? सभी क्वेश्चन के आंसर ये हो गए। तीन ही किए अभी तक मैंने, तीनों के आंसर ये हो गए। चलो बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया लेटर होता है। ए प्लस आ जाए लाइफ में और क्या चाहिए। ठीक है, तीन ए तो आ गए सर, अब शायद नहीं आएंगे, आएंगे देखते हैं, करेंगे सवाल तब पता चलेगा। अच्छा, अब अज्यूम दैट, अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। आगे बोल रहा है, अच्छा एक सवाल और है वो भी अपन कर सकते हैं। आप डेटा अपन ने पढ़ लिया है, थर्ड वाला, विद रिस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन। अब देखो होटल अकोमोडेशन में देख लो इधर, एबीसी लिमिटेड ने होटल अकोमोडेशन मिस्टर एक्स को दिया था और होटल था उदयपुर में। सही बात है, एक्स अनरजिस्टर्ड है, होटल में हुई है कॉन्फ्रेंस। तो जब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहां इवेंट हुआ। इवेंट हुआ उदयपुर में तो प्लेस ऑफ सप्लाई है उदयपुर। एबीसी लिमिटेड कहां की है? एबीसी लिमिटेड इज ऑफ राजस्थान। एबीसी लिमिटेड इज ऑफ राजस्थान। एबीसी लिमिटेड राजस्थान की है, सप्लायर राजस्थान का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान, यानी ये हो गई इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इस पे सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा
9%। कोई प्रॉब्लम? आ गया सवाल, पढ़ो। जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड इज निल। निल क्यों होगा भाई? एग्जाम थोड़ी है, कहीं होटल अकोमोडेशन कोई एग्जाम्पशन है क्या? नहीं। निल क्यों निल होगा? मैं पढ़ ही नहीं रहा, निल होएगा ही नहीं। क्यों होएगा निल? इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन द नेचर ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी भी नहीं होगा, इंट्रा है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। ओहो, करेक्ट आंसर हो गया सी। आया नहीं आया बताओ? आया? अब पेपर में इतना मत सोचना, फटाफट कर लेना, पता चले डायग्राम बना रहे हो सुंदर सुंदर। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए टाइम लगा दिया, समझ गए? एक लास्ट क्वेश्चन है, वो जीएसटी ऑफिसर कुछ तो बक रहा था। सीधे जीएसटी ऑफिसर पढ़ो, मैं तो पढ़ू ही नहीं कुछ और। अब ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसीडिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात, jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit the copy of audited financial statement for Gujarat and was of the view that ABC is required to get his accounts audited by chartered accountant separately under GST law for filing annual return। अब मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन में आपके टाइम के बच्चों को दिक्कत आ सकती है। सर एक्चुअल में क्या है, ये जो हम एमटीपी कर रहे हैं, मई 24 का कर रहे हैं। मई 24 में से जस्ट पहले जीएसटी में कमेंटमेंट आया था, और जीएसटी में पहले ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी जो हट गई थी। तो हाल फिलहाल जीएसटी में कोई ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमने कहीं पढ़ी भी नहीं है। हमने कहीं जीएसटी की ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं है, क्योंकि जीएसटी में ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। पहले हुआ करती थी 2023 तक, वो हटी है। ये तब का अमेंडमेंट है, अब तो क्या है, अब तो है ही नहीं। तो बस हम नहीं पढ़ेंगे, जब सेक्शन ही डिलीट हो गया ऑडिट का तो बात ही खत्म। तो अभी जीएसटी ऑफिसर बोल रहा है ऑडिट कराओ, तो आप बोलोगे नहीं यार ऑडिट कराने की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आखिरी एमसीक्यू है, which of the following option is correct with regard to advice given by GST officer? There is no requirement of separate audit of the financial statement from the perspective of GST provisions। इनकम टैक्स का थोड़ी है, जीएसटी के हिसाब से तो नहीं है, जीएसटी के हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से ए सही है, बट मैं तो अब तो सारी पढ़ूंगा, सारे क्वेश्चन में आ गया था आंसर, मैं तो पढ़ूंगा एक बार, पक्का है यहाँ कुछ और कराएगा। ओनली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नहीं भैया ऑडिट होती ही नहीं, काहे की ऑडिट। द एनुअल रिटर्न एज वेल एज रिकंसिलिएशन शैल बी ऑडिटेड, ऑडिट होती ही नहीं है। सेपरेट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ईच स्टेट लेवल इज रिक्वायर्ड, नहीं होती नहीं। इसका आंसर भी यही है, यही है भाई, कुछ नहीं कर सकता मैं, कांट हेल्प यू। तो 5 में से 4 सवाल के आंसर ये हैं। अब है जो है, क्लियर है, क्लियर है। ए सी आया, फिर ए इंस्टीट्यूट कह रहा है सी ए बनो, ए सी से ऊपर भी ए है, सी से नीचे भी ए, सी ए बनेंगे। क्लियर है? आप बनाओ, कमाल है यार, उसमें डबल सी आते हैं बेटा। चलो क्लियर है क्या? खत्म। तो अपनी मई 24 जीएसटी आरटीपी खत्म होती है। होपिंग एंड बिलीविंग के सारे सवाल आपको आए होंगे। आज के लिए आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जो भी अमिताभ बच्चन बोलता है। कल मिलेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी ऑफ नेक्स्ट।